जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि 50 प्रश्नों में से आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य की नीति, निदेशक सिद्धांत या फिर राष्ट्रीय ध्वज। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है प्रस्तावना को। किसको? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। पूछा जाए कि मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 12 से 35 में। किसमें? तो 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पूछा जाए तो 36 से 51 याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है 13 दिसंबर 1946 को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताना है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, और आप में से जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, विश्वास रखिएगा आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको अंत तक क्लास में जरूर बने रहना है। प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है? आमुख, राज्य की नीति, निर्देशक सिद्धांत, प्रलेख या फिर संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो और आमुख के नाम से। किस नाम से? तो आमुख के नाम से, याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो लिखित और विस्तृत संविधान है भारत का, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जबकि द्विस्तरीय सरकार नहीं। क्या होगा? तो द्विस्तरीय सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण में पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस, बारिन कुमार घोष, शरद चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास। तो 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? किसके निमंत्रण पर आए थे? तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर। किसके? तो 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो रास बिहारी बोस, याद रखेंगे। छठवां प्रश्न है, और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लें। वहां पर आपको उन सभी का पीडीएफ मिलेगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 60 नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके एग्जाम से पहले, जिसमें से निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना है ताकि कम समय में आप रिविजन कर पाए। 1772 में रिक्त स्थान दिया हुआ है कि सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? मालवा, आमेर, लखनऊ या फिर आगरा। तो 1772 में किसकी सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? तो किसकी? तो आगरा की। किसकी? तो 1772 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। सातवां प्रश्न है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को हस्तलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजयलक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम या फिर नानावती अधिनियम। आपको बताना है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को हस्तलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम के नाम से। किसके? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। आठवां प्रश्न है, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बैगनी, मैजेंटा, गहरा नीला या फिर काला। तो भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या है? तो भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा गहरा नीला। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा गहरा नीला। 9 नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 या फिर दिसंबर 1943। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो अक्टूबर 1943 याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो कौन शराब नहीं पीता था? तो औरंगजेब। कौन? तो औरंगजेब इसका राइट आंसर होगा। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है तो आपको याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सा से सासाराम और सा से शेरशाह सूरी। तो आपको इस प्रकार याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद, फजल, वरीद या फिर फारूक। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा का किला। तो पंचमहल किसमें स्थित है? तो पंचमहल की बात करेंगे तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां पर? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। तो बताएंगे आपकी निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो आगरा के किले का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा आगरा किले का निर्माण किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहां, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद की जब बात करेंगे तो जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद। अगला है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या फिर 6 माह। तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि जो है ये 1 माह है। कितना है? तो 1 माह है, याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? 550, 250, 525 या फिर 600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी? तो 550। पहले कितनी थी? तो 552 थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसको हटा दिया गया। अब कितनी है? तो 550 है, जरूर याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? मछली का तेल, चीनी, केला या फिर नारियल का तेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत क्या है? तो मछली का तेल है। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत मछली का तेल है। पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, याद रखेंगे। विटामिन बी की कमी से तो वेरी सी की कमी से तो स्कर्वी। इस प्रकार आपको याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न है, अभी आपको हमने ये प्रश्न बताया इसका, तो इसमें टाइम बिल्कुल भी लेना नहीं है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो अभी बताया, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। सी से स्कर्वी। 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन आपको याद रखा है। तो आपसे पूछा जाए कि वसा में कौन सी विटामिन जो है घुलनशील होती है, तो वसा में ए डी, क्या? तो ADE के। कैसे याद रखेंगे? तो ADE के कीड़ा करके आप याद रखेंगे। ADE के जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो BC जो है, बी और सी,
ये जल में घुलनशील विटामिन है। जैसे कि आप याद रखेंगे भैंस गई पानी में, BC जो है ये जल में है, बाकी ADE ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहां पर के दिया हुआ डी और ये KD क्या है, तो KDA जो है ये किसमें है, तो ये वसा में, जबकि B और C ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C जो इसका सही उत्तर होगा। बाकी कीड़ा करके आप याद कर सकते हैं, कैसे, तो ADE ऐसे आप याद रखेंगे, ये वसा में है, बाकी V और C किसमें है, तो जल में है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। मैंने बताया कि जल में घुलनशील है B और C, तो C दिया हुआ है। बाकी कीड़ा करके आप याद रखेंगे ADE जो है ये वसा में है, तो C जो है ये वसा में नहीं है, जल में है। अगला है, विटामिन कितने प्रकार के, अभी आपको हमने बताया गलती करना नहीं है, लगा करके जल्दी से आगे बढ़ना है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो विटामिन कितने प्रकार के हैं, तो विटामिन की बात करेंगे तो ये 4 प्रकार हो जाएगा। कितने, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो बताएंगे आप कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे। तो पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य थे कौन कौन, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कौन, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 24 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए, 1, 2, 3 या फिर 4। तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए, ग्राम सभा की, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए, कितनी बैठक, तो 2 बैठक होनी चाहिए। कितनी, तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए, तो 2 बैठक होनी चाहिए। अगला है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 243 या फिर अनुच्छेद 252। तो बताएंगे आप कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 243 के तहत। किसके तहत, तो अनुच्छेद 243 के तहत। 26 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज पूछा गया है। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, SR राव, RS बिष्ट। तो लोथल की खोज, लोथल किस राज्य में है, तो लोथल की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्से लोथल की खोज आपको बताना है कि लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज किसने की थी बताना है, तो लोथल की खोज किसने की थी, तो SR विष्ट ने। किसने, तो SR विष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम बताइए। सिकंदरिया, लोथल, नागपट्टनम, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह का जो नाम हो जाएगा ये क्या होगा, तो हड़प्पा का एक बंदरगाह का जो नाम है ये क्या है, तो धौलावीरा। क्या है, तो इसमें से हड़प्पा के एक स्थल बंदरगाह का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या लगाएंगे आप, तो हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम, अभी आपको हमने पिछले प्रश्न में ही बताया था कि हड़प्पा का एक स्थल लोथल की खोज, जिसमें हमने क्या बताया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा का एक बंदरगाह ये लोथल हो जाएगा। क्या होगा, तो हड़प्पा का एक बंदरगाह क्या होगा, तो लोथल होगा। गलती नहीं करना है। 28 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था। कालीबंगा, देशलपुर, लोथल या फिर रूपण। तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन था, तो ये रोपड़ था। कौन था, तो रोपड़ इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा। क्या था, तो धौलावीरा की बात करेंगे। ये हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा। 30 नंबर प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा। तो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य
भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे पूर्वी हिस्से से। किससे? तो पूर्वी हिस्से से। 31 नंबर प्रश्न है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? अंग, मगध, वैशाली या फिर वज्जी? तो बताना है कि 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? कौन सा था? तो मगध था। क्या था? तो मगध था। 32 नंबर प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया? ये आसान है। कितने? तो 6ठी शताब्दी में जैन और बौद्ध ग्रंथों में दोनों को मिला करके पूछा गया है कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया था? तो 24 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? 1919, 1920, 1921 या फिर 22 में? तो असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। याद रखना है, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना सहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहाँ स्थित है? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद बंद हो गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा स्थल किस जगह पर स्थित है? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे, एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी जिसके द्वारा कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। अगला है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? तो अभी आपको हमने बताया चौरी चौरा घटना के कारण। किसके कारण? तो चौरी चौरा घटना के कारण। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? अबुल कलाम आजाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना? इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? किसने किया? तो जिन्ना ने। किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर आर्गन? तो इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आर्गन होगा। क्या होगा? तो आर्गन होगा। अगला है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हीलियम? तो कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रोमीन होगा। क्या होगा? तो कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? तो ब्रोमीन। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? मोबिल ऑयल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या फिर सभी? तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? सर्वाधिक ज्वलनशील कौन सा तरल पदार्थ है? तो पेट्रोल है। क्या है? तो पेट्रोल है। 41 नंबर प्रश्न है, अम्लों में समान तत्व कौन सा है? सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो अम्लों में समान तत्व कौन सा है? अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा? तो अम्लों में समान तत्व कौन सा है? अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, हीरा या फिर कांच? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का। किसका? तो हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? यहाँ पर अधिक पूछा गया है। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? नीला, पीला, हरा या फिर नारंगी? तो ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किसका होता है? तो किसका होगा ऑप्शन में? तो नारंगी हो जाएगा। किसका? तो नारंगी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसका रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी? पीला, हरा, बैंगनी या फिर लाल? तो जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कौन सा होगा? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम किसकी होगी? तो बैंगनी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या फिर पीला प्रकाश? तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में।
₹10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति। तो ₹10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के। ₹1 के नोट अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी में आरबीआई के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। ₹1 के नोट पर वित्त सचिव के होते हैं। आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ? आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ? 1981, 1982, 1985 या फिर 1988 में। तो आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ? तो 1982 में स्थापित हुआ आयात निर्यात बैंक। यदि आरबीआई नकद कुछ अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कोई असर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आपकी यदि आरबीआई नकद कुछ अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगी? यदि आरबीआई नकद कुछ अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो क्या होगा? तो बढ़ जाएगी। क्या होगा? तो बढ़ जाएगी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 75, 1980 या फिर 82 में। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? सीमा शुल्क, बिक्री कर, आयकर या फिर उत्पाद शुल्क। तो केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? तो उत्पाद से। कहां से? तो उत्पाद शुल्क से। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।